हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का 30 मज़ेदार एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, जो कि 20 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उसके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला बच्चों। क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो बच्चे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में फटाक से शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो बच्चों लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होते हैं एकदम केंद्र में, ठीक है, केंद्र बिंदु जो होते हैं उसे प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एकदम मज़ेदार क्वेश्चंस जिसे कहा जाता है वो है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो बच्चों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र मतलब कि नेत्र में, आँख में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना है बच्चों। ठीक है, वो कितने आँख से अगर हम लोग ज़्यादा, मान लीजिए कि आँख इस तरह से आँख है, ठीक है, आँख के सामने अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं बच्चों तो वो हमें नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम 25 सेंटीमीटर के दूरी पे रखेंगे ना तो वो हमें बहुत ही अच्छा से दिखाएगा। लेकिन जब हम आँख के नज़दीक लेके आएंगे, 25 से 10 सेंटीमीटर तक आ जाएंगे, तो वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो निकट निकट बिंदु हो जाता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी है। तो बच्चों दूर बिंदु जो है, दूर बिंदु की जब भी बात किया जाएगा सामान्य नेत्र के लिए तो अनंत होता है। ठीक है, हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आकाश में जब देखते हैं बच्चों तो ढेर सारा तारा इस तरह से रहता है ना, तो जो हम लोगों का जो गैलेक्सी है वो उसका तारा तो दिखाई देता ही है, देता है, लेकिन अदर गैलेक्सी का भी तारा को हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोगों का देखने की जो क्षमता है वो अनंत तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष को जो है वो अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल लेंस का चश्मा जो है पहनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो बच्चों दूर दृष्टि दोष को जो है वो उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। मान लीजिए किसी को दूर दृष्टि हो जाएगा तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा पहनना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक? वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चों ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जिससे विभवांतर नापा जाता है बच्चों, विभवांतर मापा जाता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्टमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह से समझना, सी यू देखिए यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है, प्लस में सी यू अलग हो गया, और यहाँ पे देख रहे होंगे सी यू जो है Cl2 के साथ में था और सी यू के जगह पे Pb जाके बैठ गया और सी यू अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे विस्थापन हो गया एक जगह, इस यहाँ से हट के ये इधर आ गया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बच्चों हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर CO2, तो ये अकेला नहीं है बच्चों, C यानी कार्बन और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, जहाँ पर एक होगा ना, जहाँ पर एक होगा, ठीक है, सिंगल तत्व होगा, वही होगा
विस्थापन। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cu, और यहाँ Cu जो है इसके साथ में था कि नहीं, लेकिन यहाँ पर प्लस में अलग हो गया, Cu अपने अलग हो गया, मतलब सिंगल है वो, ठीक है। इसके साथ ये सिंगल तत्व है, इसलिए बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो विस्थापन वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है। एक प्राकृतिक सूचक है, तो बच्चों प्राकृतिक सूचक के तौर पे लिटमस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिटमस पत्र का, लिटमस जो होता है बच्चों वो लीचेन का एक पौधा से बनता है लिटमस पत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, ठीक है, सॉरी उपस्थिति में, जल जब रहेगा तभी वो अम्लीय प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें H+ आयन जो है H+ आयन उपस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन को आप अगर समझ जाइएगा बढ़िया से, तो इस क्वेश्चन पर आपको एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इसको एकदम समझ जाइएगा। देखिए पदार्थ ए है, पदार्थ का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, चार पदार्थ है। इसका जो वैल्यू है क्रमशः यहाँ पर दिया गया है। ए का वैल्यू 4 है, बी का 4 है, सी का 7 है और डी का 14 है, ठीक है। आप वैल्यू समझ गए। अब पूछ रहा है कि यह पदार्थ कौन क्षारक है, तो इसमें से बताइए बच्चों कि क्षारक कौन है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, पीएच स्केल, मान लीजिए ये पीएच स्केल है, ठीक है। बीच में यहाँ पर होता है 7, 1 से शुरू होगा, 1 2 3, मान लीजिए 2 3, ऐसे कर 7 पर आया, फिर इधर 8, ऐसे करके 14 तक चला जाएगा, ठीक है। ये होता है पीएच स्केल। इधर साइड वाला अम्ल होता है बच्चों, 7 से बाएं साइड वाला जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से राइट साइड वाला यानी 7 से 14 तक वाला क्षार होता है। तो अब बताइए कि क्षार कौन सा होगा, इसमें से क्षार कौन सा होगा। तो क्षार हो जाएगा 14, तो 14 क्या है, डी है 14, डी का वैल्यू कितना है 14। तो तत्व डी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। इस तरह से चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, नीले को लाल कर देता है, इसका संभवतः पीएच क्या होगा। तो बच्चों इसका हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि नीले को लाल कौन करता है बच्चों, तो अम्ल करता है, ठीक है। और क्षार जो होता है, क्षार क्या होता है कि लाल को नीला करता है। क्षार क्या करता है बच्चों, लाल को नीला। तो 11 हो जाएगा क्षार, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 भी क्षार हो जाएगा, और 7 होता है बच्चों उदासीन, ठीक है। 7 जो होता है वो होता है उदासीन, और 1 से 6 तक आ जाएगा अम्ल, 8 से 14 तक हो जाएगा क्षार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो बच्चों यहाँ पे इसे हम लोग मिटा देंगे, 2 बार हो चुका है। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो बच्चों सिट्रिक अम्ल जो है संतरे में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद दही में पूछा जाएगा, तो दही में लैक्टिक अम्ल, और इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल। तो ये तीनों जो है चारों बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहा में जंग लग जाता है बच्चों, हम सभी को पता है। तो उसे जंग से बचाने के लिए उसमें ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। ये तीनों विधि करके जो है लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन से बच्चों, तांबे और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन को जो मिला दिया जाएगा बच्चों, तो उससे जो मिश्रित धातु बनेगा उसे क्या कहते हैं, तो कांसा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तांबा और टीन के मिश्रित धातु को कांसा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो बच्चों Al2, ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, Al2O3 जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन,
सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो बच्चों सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल में जो है, मिट्टी के तेल में सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। अगर जल में रखा जाए ना बच्चों, तो जल में भी आग पकड़ लेगा, क्योंकि जल में भी H2O होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये हो गया पानी का सूत्र, और पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जहाँ इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये तुरंत आग पकड़ लेगा। इसीलिए केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल को ही केरोसिन का तेल कहा जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अधातु, ठीक है, अधातु का बात किया जा रहा है जो कि द्रव अवस्था में रहती है? तो बच्चों आप लोगों को पता होगा एक धातु होता है पारा। ठीक है, पारा मरकरी को कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। लेकिन एक अधातु भी है ऐसा बच्चों, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है बच्चों जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु पूछेगा तो पारा। ठीक है, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अभी तक हम लोग जानते थे बच्चों कि धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत पास होता है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? धातु, और धातु में करंट पास होता है। लेकिन ऐसा एक अधातु भी है बच्चों जिसमें करंट पास होता है। आप लोग सभी बच्चे देखे होंगे, उसे कहते हैं ग्रेफाइट। पेंसिल में जो लगा रहता है बच्चों, जिससे पेंसिल में लिखते हैं, काला सा रहता है ना, वो ग्रेफाइट ही रहता है। ठीक है, और वो अधातु होता है जिसमें कि विद्युत पास हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं है, होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, अल्केन का सामान्य सूत्र है। तो बच्चों इससे जो है आपको एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों में से किसी का एक फॉर्मूला सूत्र पूछ लेगा। तो बच्चों अल्केन का अगर आप एक का याद रख लीजिएगा तो आपको सारा का याद हो जाएगा। तो याद कैसे करना बच्चों? देखिए CnH2 2n+2 होता है अल्केन का। ठीक है, उसके बाद अल्कीन का होता है बच्चों, इसको +2 को हटा देंगे ना, +2 को हटा देंगे, CnH2n बचेगा, तो वो हो जाएगा अल्कीन का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए अल्काइन का, तो CnH2n-2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्काइन का। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। ये एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो वो होता है बच्चों, जो पेड़ पौधा खाना बनाने की जो क्रिया होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जल का जरूरी पड़ता है, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तीनों चीज़ों का, लेकिन इसका जो है ज़रूरत नहीं पड़ता कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल, हमारे आमाशय में बच्चों अम्ल उत्पन्न होता है जिससे भोजन का पाचन होता है। तो उस अम्ल को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बच्चों हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है, हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक करता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों पेड़ जो है ज़मीन से क्या लेता है? पानी लेता है, खनिज लवण लेता है, तो पत्तों तक कैसे जाता है? तो जाइलम के द्वारा जाता है बच्चों। ठीक है, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बच्चों सभी को पता होगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग नहीं यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा हैं, सांस लेते हैं तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2। ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, निकलता क्या है? पूछ रहा निकलता क्या है श्वसन के समय? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पुंकेसर में होता है। तो बच्चों पुंकेसर में परागकण होता है। ठीक है, पुंकेसर में परागकण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बच्चों शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका जो है बच्चों मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर करते हैं।
दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे बच्चों, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ निकला, फिर ये एक देखिए सेम रूप जैसा ये है उसी तरह से एक और बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुलन। तो पिक्चर वाला एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये वाला चित्र का क्वेश्चन कराएं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम दूसरा आपको कराएंगे, ठीक है। जो भी चित्र का क्वेश्चन कराता पूछा जाता है एक एक करके हम सारा आपको कराएंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।